नमस्ते बच्चों, मैं अरविंद सर स्टडी सेंटर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का प्रमेय 1.2 जो एनसीईआरटी बुक जो उसको मैं पढ़ा रहा हूं। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ाने से पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप सभी बच्चे मैट्रिक की तैयारी करते हैं, बिहार बोर्ड से तैयारी करते हैं या अन्य बोर्डों से भी तैयारी करते हैं तो यह काफ़ी सहयोग करेगा, आपको मदद करेगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको ना मालूम हो। आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश किया हूँ बिल्कुल सरल भाषा में आप सबको बताने का। इससे पहले वाले भाग में हमने बताया, इस भाग प्रमेय 1.2 जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इससे पहले वाले हमने पढ़ा था यूक्लिड्स, डिवीजन, एल्गोरिदम ना पढ़े थे। आप सबको ध्यान में होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में जो है आप देख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में प्रकट करते हैं। जब उसको गुणनखंडित करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं तो उसको प्रकट करते हैं, तथा यह गुणनखंड जो होता है स्वयं में अभाज्य होता है और आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय यानी कि यूनिक होते हैं। देखते हैं ये परिभाषा क्या है, ये थ्योरम क्या है। अगर कोई संख्या 210 है, ठीक है, कोई संख्या 210 है। अब 210 का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो चूँकि गुणनखंड निकालने का तरीका आप लोग जानते ही हैं। आप क्या कीजिएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। यह हम करके दिखाते हैं। 210 चूँकि सम संख्या है तो 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 105। 105 है, चूँकि 2 से भाग इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान में आ रहा होगा कि हम कैसे बता रहे हैं। क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं 3 से भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें अंकों को जोड़ते हैं। यह भी तरीका हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कोई संख्या कैसे 2 से विभाजित कैसे होती है, 3 से विभाजित कैसे होती है, 5 से, 7 से ना, 4 से, कोई संख्या 4 से विभाज्य है, 6 से, 7 से, 8 से, 10 से, अलग अलग संख्याओं से कैसे विभाज्य हैं, नहीं है। ये सारे के सारे चीज़ें आपको हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि चूँकि 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो अंकों को जोड़ते हैं 6, तो 6 3 से विभाज्य है, अर्थात कह सकते हैं संख्या 3 से विभाज्य है। और 3 से भाग किया तो 35 बार भाग लग गया। फिर संख्या देखते हैं 5 से विभाज्य हो जाएगा, 5 7 35 भाग तब तक लगाते जाते हैं जब तक कि शेषफल नीचे 0 या 1 ना आ जाए। चूँकि यहाँ 1 लेना है इसलिए शेषफल 1 आ जाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 210 का हमें गुणनखंड क्या मिल गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब यह देखते हैं कि यह एक यूनिक वे में है ना, और यह अलग अलग क्रमों में है। चूँकि यह भी गुणनखंड है और यह भी गुणनखंड है, इसीलिए कहा गया है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, कोई भी प्राकृत संख्या है जिसका ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, किसी भी क्रम को छोड़ते, चूँकि यह क्रम में है, बिना क्रम में अगर सजाते हैं तो वह एक अद्वितीय गुणनखंड होता है। और क्रम में सजा देते हैं तो एक यूनिक भी, एक अच्छा क्रमबद्ध हो जाता है। क्लियर। इसका व्यापक रूप जो है x एक भाज्य संख्या मान लेते हैं। भाज्य संख्या मान लेते हैं तो x का गुणनखंड क्या होगा, मान के चलते हैं कि x का गुणनखंड P1 P2 P3 इस तरह से Pn तक है, यह गुणनखंड के रूप में है। अब इसको अगर हम लोग एक यूनिक वे में सजाते हैं तो कैसे सजाएं, यूनिक में क्यों सजाते हैं, सजाने की क्यों ज़रूरत पड़ता है। सजाने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंडों को उसको घातों के रूप में लिखे, पावर्स के रूप में लिख सकते हैं।
तो यहाँ कह सकते हैं कि यदि गुणनखंड अगर क्रमबद्ध में है, P1 P2 P3 Pn तक है, अगर आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में, पहले छोटी संख्या से भाग किया, फिर बड़ी संख्या से, फिर बड़ी से, फिर बड़ी से, फिर बड़ी से, हो सकता है इसमें दो बार आ जाए, 2-3 बार आ जाए, 2-4 बार आ जाए, अगर कोई और संख्या होगी तो ना आ सकती है ना। तो हम आगे देखते हैं। तो अगर ये क्रमबद्ध है तो कह सकते हैं कि इस प्रकार हमें प्राप्त समान अभाज्य गुणनखंड भी आ सकता है। कभी कभी समान गुणनखंड भी आ जाएगा, इसलिए समान गुणनखंडों को घातों को रूप में लिखने में आसानी होगी। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, हम इसे एक यूनिक वे में लिखते हैं, न कि किसी भी रूपों में लिख सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यूनिक वे में लिखने का क्या नतीजा है, क्या फ़ायदा है। ठीक है, इस तरह से एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 32,760। अब हम इसको अगर भाग करते हैं तो 2 से भाग करते हैं तो हमें इतना मिल रहा है, 2 से भाग करते हैं इतना मिल रहा है, 3 से भाग करते हैं, 3 से करते हैं इतना मिल रहा है ना। चूँकि पहले से सॉल्व कर लेने से क्या फ़ायदा होता है कि हम आसानी से आपको बता रहे हैं और आप आसानी से समझ रहे हैं, इसे आप खुद करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर यहीं पर अगर हम रफ कर लें और लंबी विधि फिर से लिखना शुरू करें तो क्या कठिनाई होगी, काफ़ी समय लग जाएगा, एक एक क्वेश्चन को समझाने में काफ़ी समय लग जाता है और आप नहीं समझ पाते हैं, उब जाते हैं आप ना, बोरिंग लगता है। ठीक है, तो हमने कोशिश किया है इसको बहुत ही रोचक बनाने का। अब देखते हैं कि इसको जो अभाज्य गुणनखंड है 32,760 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3, 5 गुने 7 गुने 13। ठीक है, अब देखते हैं कि 2 कितनी बार है, 3 बार है, इसलिए घात 2 की घात 3। 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 की घात 2। 5 एक बार है, 5 की घात 1। चूँकि 1 लिख भी सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, बट ये लिखना ज़रूरी है। 7 की घात 1 और 13 की घात 1। यह एक अद्वितीय, एक यूनिक वे है। ठीक है, अब आपका थ्योरम जो है 1.2 बिल्कुल समझ में आ गया कि ये क्या है। ठीक है, अभी हमने थ्योरम 1.2 पढ़ा। आखिर थ्योरम 1.2 में हमने जो पढ़ा, क्यों पढ़ा, उसमें क्या है, उसमें हमने पढ़ा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ना, और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का और भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। हम जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, आप सब पढ़ते हैं, ध्यान देने वाली बात है, क्या इसका और कहीं उपयोग है। तो देखते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग, यूजेज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका उपयोग कहाँ है। भाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए, कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, उस रूप में तोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। एक यूजेज हो गया। दूसरा है एलसीएम निकालने के लिए, किसी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उससे एलसीएम निकाल सकते हैं, उससे एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, यानी शांत है या नहीं है। परिमेय संख्या जो होता है उसका जो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है या नहीं है। संख्याओं के अपरिमेयता, संख्या हम लोग पढ़े थे कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन अपरिमेय है, वास्तविक संख्या है। तो कोई भी संख्या की अपरिमेयता, अपरिमेय संख्या है, वो कैसे सिद्ध करेंगे, तो संख्या की अपरिमेयता को सिद्ध करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने 6 इसका उपयोग बताया है, इसके और भी उपयोग है। ठीक है, लेकिन 6 उपयोग काफ़ी, आप लोग को एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग कहाँ करते हैं, तो 6 है, 6 कम नहीं है, काफ़ी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में हमने कुछ सवाल दिया है। 1.2 में कुछ सवालों को सॉल्व भी किया है, कुछ सवाल आपको भी करने होंगे, आप बिल्कुल कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। कोई परेशानी होगी आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर कोई कठिनाई हो, कोई सुधार करने की गुंजाइश हो, आप बोलिए। यहाँ देखते हैं कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। कुछ संख्याएं दिए हुए हैं और उन संख्याओं को है, चूँकि यह एनसीईआरटी बुक्स है और सारे एनसीईआरटी बुक्स में आपको मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हो सकता है कि उसमें 9 मिले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 140, 140। बिल्कुल आपको सबको दिख रहा होगा, सारे सवाल बोलने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कुछ सॉल्व कर दिया है हमने, और आप ध्यान से देखिए, समझिए। हल
बिल्कुल एग्ज़ाम में ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है। हल जो है 140 का जो हम फैक्टर निकालते हैं तो हमने क्या किया है, सबसे पहले सामान्य भाग विधि का प्रयोग किया। 140 में 2 से भाग किया, 70 बार भाग लग गया। 70 में 2 से भाग किया, 35 बार भाग लग गया। 35 में हमने 5 से भाग लगाया, 7 बार भाग लग गया। 7 में 7 से भाग लगाया 1 बार, ठीक है। तो हमने देखा कि हमें क्या मिला, 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 गुने 5 गुने 7, यानी कि 2 की घात 2 गुने 5 गुने 7। क्लियर, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में मिल गया। ये आपको 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल हो सकता है एग्ज़ाम में, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 156, 2 से भाग किया 78, 2 से भाग किया 39, 3 से भाग किया 13 और 13 से भाग किया 1। चूँकि भाग आप तब तक करते जाएंगे जब तक कि शेषफल 1 न आ जाए। क्लियर, इसको हमने गुणनखंड के रूप में लिखा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 चूँकि 2 बार है 2 की घात 2 गुने 3 गुने 13, ये आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का 8 सॉल्व हमने कर दिया है। आप इसे देखिए, 75,600, 75,006 को हमने 2 से भाग किया, उसका आधा कर दिया। 37,800 उससे 2 से भाग कर दिया, फिर 2 से भाग कर दिया, फिर 2 से भाग कर दिया। ठीक है, चूँकि कोई संख्या कैसे भाग होता है ना, कोई संख्या 2 से विभाज्य होगा कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं, 4 से होगा कि नहीं, 5 से होगा कि नहीं, 6 से होगा कि नहीं, ये सब तरीका अलग है इसका। ये सब हम आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो इस पर, अगर कोई और वीडियो बनाने के लिए, तो आप वीडियो बोलेंगे, बनाए कमेंट कीजिए, हम इस पर एक और वीडियो आपके लिए बना देंगे कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है कि नहीं, कैसे पता लगाते हैं, ये बिल्कुल आपको हम आसानी तरीक़ा से समझाएंगे। यहाँ देखते हैं, चूँकि 3 से भाग किया है, 3 से भाग किया है, फिर 3 से, फिर 5 से किया, फिर 5 से किया, फिर 7 से किया। ये सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हैं, अभाज्य गुणनखंड रूप में लिख दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार और 7 कितनी बार है। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, वो है 30,030। उसमें मैंने 2 से भाग किया 15,015, 3 से भाग किया 5,005, 5 से भाग किया 1,001, 7 से भाग किया 143, 11 से भाग किया 143 में तो 13 से भाग किया 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है जो आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड को रूप में प्रकट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, आपको एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 में है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना और जांच करके दिखाना है कि 2 संख्या का जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो उसके गुणनफल इसके बराबर होता है कि नहीं। यानी कि किसी 2 संख्याओं का यदि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं और फिर जांच करेंगे कि उसके संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 है 26 91, क्वेश्चन 2 510 92, क्वेश्चन 3 336 54, क्वेश्चन 4 6 और 20, क्वेश्चन 5 24 138, क्वेश्चन 6 1530 276, क्वेश्चन 7 135 225, क्वेश्चन 8 13 26, क्वेश्चन 9 132 440। कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और बाकी क्वेश्चन आप अपने एक्सरसाइज के रूप में सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल आसान से आप कर सकते हैं, मुश्किलें नहीं आएगी। हम बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई परेशानी हो, कोई कठिनाई हो तो आप बोलिएगा, आप हमें कहेंगे। क्वेश्चन 1 का हल करते हैं। 26 और 91 का सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको तोड़ते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड चूँकि आसान है, उसको रफ करने की आवश्यकता नहीं हुई। चूँकि इस तरह से 26 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 13, 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुने 13
अब हम देखते हैं कि दोनों में ऐसी कौन सी जो अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में कॉमन है। देखने वाली बात है कि दोनों में जो कॉमन है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से जो संख्या जो है कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, तो देख रहे हैं कि 13 और 13 उभयनिष्ठ है, इसलिए 26 और 91 का HCF क्या हो जाएगा 13। और एलसीएम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं 26 13 जो कॉमन है तो वो तो ले ही लेते हैं, 26 13 13 कॉमन ले लिया। अब बाकी जो कॉमन नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है, तो उभयनिष्ठ कौन नहीं है 2 नहीं है और 7 नहीं है, और 2 और 7 को भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि एलसीएम क्या हो जाएगा 13 गुने 2 गुने 7। ठीक है, 13 दूनी 26 और 26 में 7 से गुना किया 182। ठीक है, अब देखते हैं कि पहली संख्या हमारे पास है 26 और दूसरी संख्या है 91। 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, गुणनफल क्या मिल जाएगा 2366। और हमारे पास HCF कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2366। दोनों तरफ बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए क्या हो गया ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। 135 225 को 135 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। 135 में 3 से भाग किया 45, 45 में 3 से भाग किया 15, 15 में 3 से भाग किया 5, 5 में 1 से भाग किया 5 में 5 से भाग किया 1। 225 में 3 से भाग किया 75 बार, 3 से भाग किया 75 में 25, 5 से भाग किया 5, 5 से 5 से भाग किया 1। 135 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, और 225 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब देख रहे हैं कि HCF है 135 और 225 का हमें क्या मिल रहा है 3 गुने 5। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि सबसे कॉमन दोनों में कौन कौन है, 3 है, 3 ले लिया, फिर 3 है, फिर 3 ले लिया, और फिर 5 कॉमन है 5 ले लिया। ठीक है, इसलिए हमें क्या मिल गया 3 गुने 5, तो 3 3 9 5 45। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है तो वो ले ही लिया, 3 3 और 5, बाकी क्या बच गए 3 और 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 9, 9 5 45, अब 45 में 3 से गुना किया 135, और 135 से 5 से गुना किया 675। ये हमारा एलसीएम निकल गया और ये हमारा HCF है। प्रश्न क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने HCF, HCF गुने एलसीएम। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें यह क्या हुआ उल्टा लिखा गया है, यह हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, HCF गुने एलसीएम क्या मिल गया 135 गुना 225 बराबर 30,375 और 30,375 दाएं तरफ दोनों को गुना करने पर 45 और 675 को गुना करने पर इतना मिलेगा। दोनों पक्ष बराबर, ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया।